नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज का जो मुख्य न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले सरकार की योजनाएं से जो बड़ी योजनाएं हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं पीटी और मेंस में, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा एंजल टैक्स समझेंगे क्या होता है और घड़ियाल के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके साथ और भी कई सारे पीटी फैक्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, पेड पीडीएफ में। उसके लिए आप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं 299 पर मंथ का, जिसमें आपको आंसर राइटिंग पीडीएफ दोनों मिल जाता है। मुझे भी मैसेज कर सकते हैं तो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, या कोई भी आंसर राइटिंग का अगर आप ऐड होते हैं पेड ग्रुप में तो आपको पीडीएफ उसके साथ में मिल जाता है। 71 बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो 71 बीपीएससी के लिए भी आंसर राइटिंग चलता है और 70 के लिए टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज 12वां टेस्ट है, पहले के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स का बेसिक टेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स के 2 टेस्ट रखे हैं क्योंकि पिछली बार इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल आए थे, तो सवाल का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार का। कठिन है क्योंकि इकोनॉमिक्स में कठिन सवाल आते हैं। कुछ आसान सवाल भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे। तो अगर जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं आप। शानदार क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है, तो कल भारत की टीम जो है वो जीत कर ट्रॉफी लेकर भारत आ चुकी है। पहले ये दिल्ली में लैंड किया इन्होंने, दिल्ली में, फिर प्रधानमंत्री आवास गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, फिर शाम में इवनिंग में मुंबई में इनका परेड था, तो उसी परेड का आप दृश्य देख रहे हैं। फिर वानखेड़े एरिया स्टेडियम गए, वहाँ पर नेशनल एंथम वगैरह हुआ और सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो सम्मान के लायक भी हैं, बहुत बड़ा काम किया है, इतने वर्षों बाद ट्रॉफी आई है। तो ये तो हो गया आपका खेल से संबंधित। इससे ज़्यादा आपको सेंट्रल जो अमेरिकी देश हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। ये यूपीएससी ने एक बार क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल ही पूछ लिए थे, तो क्रिकेट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो देख कर जाइएगा एग्जामिनेशन में। कौन कौन से ट्रॉफी हमने अब तक जीते हैं, किस किस प्रकार की इस मैच में उपलब्धि रही। मैन ऑफ द सीरीज बुमराह रहा है, मैन ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली रहे। तो इस तरह के जो कुछ फैक्ट है ना वो देख कर जाइएगा एग्जामिनेशन में। हम लोग क्या करते हैं, अभी मुख्य न्यूज़ को कवर करते हैं, फिर आपको अगले न्यूज़ पर भी ले जाऊंगा मैं। चलिए देखिए क्या है मुख्य न्यूज़। देखिए क्या है मुख्य न्यूज़ कि डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया पहल जो है ये भारत को डिजिटली रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। और सवाल पूछा जाएगा, जो बड़ी योजनाएं होती हैं, नो मैटर वो कब लाया गया था कब नहीं, उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसका, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। इस बार यूपीएससी ने 2015 की योजनाओं से सवाल पूछा है। देखिएगा उल्टा कर पेपर 2022-2024 का जो पेपर था उसमें दिख जाएगा आपको। सवाल क्या पूछेगा कि डिजिटल इंडिया का क्या रहा परिणाम, डिजिटल इंडिया ने किस प्रकार से भारत को रिफॉर्म किया, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है क्या डिजिटल इंडिया ने डिजिटल डिवाइड जो था क्या उसको पाट पाया, ये उसको ख़त्म कर पाया, ये इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। इसके जो प्रावधान हैं वो आपसे पीटी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को कवर कीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। देखिए 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। 2015 में इसको शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सशक्त भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट हैं तो वो तो बस एक स्टेटमेंट होता है। डिजिटल इंडिया पहल क्या है, 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2015 को बहुत ही बड़े समारोह में इसको लॉन्च किया गया था। यूपीपीएससी अगर आप देने जाएंगे तो योजना कब शुरू की गई ये उसका फेवरेट सवाल होता है और मैच करने के लिए देता ही देता है हर साल एक सवाल। ओके, यह कार्यक्रम 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। ई गवर्नेंस प्रयासों पर आधारित है, लेकिन इसमें सामंजस्य और अंतर क्रियाशीलता का भाव था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देखिए ध्यानपूर्वक, सभी उद्देश्य को ध्यान में रखिएगा एक एक करके पॉइंट में। पहला क्या है, डिजिटल विभाजन को कम करना। अभी जो मैंने आपको बोला कि डिजिटल डिवाइड को कम करना, उसको मिनिमाइज करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना। या डिजिटल डिवाइड का तात्पर्य क्या होता है, जो अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग, विकसित वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग, पिछड़े हुए क्षेत्र, इनके बीच में डिजिटल चीज़ों की जो पहुँच है वो काफ़ी कम है, अलग अलग है। दिल्ली में डिजिटली चीज़ों की ज़्यादा पहुंच हो सकती है, किसी छोटे शहर में कम हो सकती है। ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको पाटना, गरीब और अमीर के बीच जो डिजिटल डिवाइड है उसको पाटना, उसको कम करना।
डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी सेवा जैसे शामिल करते हुए सभी नागरिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तकनीकी प्रगति और नवीन समाधानों का उपयोग करके डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या 2015 के पश्चात आपके जीवन में डिजिटल चीज़ों की पहुँच बढ़ी नहीं है क्या? अभी जो आप यूट्यूब पर बैठ के आराम से पढ़ रहे, क्या 2015 से पहले भी पढ़ रहे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसमें फेसबुक ही होता था एक मुख्य रूप से, और तो कोई माध्यम लोग सामान्यतः यूज़ नहीं करते थे। सोशल मीडिया केवल यूज़ करते थे। पढ़ाई लिखाई को लेकर, बैंकिंग को लेकर, टिकट को लेकर, हर चीज़ को लेकर ही आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। फूड को लेकर आज यूज़ करते हैं। इंटरनेट अगर बंद हो जाए एक दिन के लिए तो उस समय ऐसा नहीं था। यानी कि डिजिटल इंडिया ने कहीं न कहीं तो कुछ बढ़ावा तो दिया ही है। जीवन स्तर को उन्नत करना, इस कार्यक्रम को उद्देश्य दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं प्रौद्योगिकी का रणनीतिक उपयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना। गांव दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटली चीज़ों के पहुंच के कारण से लोगों की आय जो बढ़ी है, वो तो फैक्ट है कि भाई आय बढ़ी है। लोगों का कमाने का तरीका बढ़ा है। ऑनलाइन लोग अलग अलग चीज़ों के माध्यम से काफ़ी बड़े स्तर पर कमाई कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा। किसी भी चीज़ को आप ले लें, इंटरटेनमेंट के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कमाई तो कर रहे हैं। तो यानी कि इसने कहीं न कहीं आय को भी इंक्रीज़ किया है। और समावेशिता शब्दों को ध्यानपूर्वक यूज़ कीजिएगा। इंक्लूसिव का तात्पर्य होता है समावेशिता, यानी कि संसाधनों के समुचित आवंटन को सुरक्षित बनाया है डिजिटल इंडिया पहल ने। डिजिटल इंडिया पहल के 9 स्तंभ हैं। इन 9 के 9 आपके ध्यान में रहना चाहिए। ब्रॉडबैंड हाईवे कनेक्टिविटी और डिजिटली सशक्ति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में व्यापक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। मोबाइल कनेक्टिविटी तो सार्वभौमिक पहुंच बना। क्या है इसमें कि दूर दराज के क्षेत्रों तक मोबाइल कवरेज का विस्तार करना, जिससे सभी नागरिक मोबाइल सेवाओं से जुड़ सकें, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें। देखिए, आंसर राइटिंग में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कौन से, तो शब्दों के सही चुनाव। अगर आप सही शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो सही शब्द अगर आपके एग्ज़ाम में दिख रहे हैं, कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपके आंसर में, तो आपको निश्चित तौर पर अधिक मार्क्स मिलेंगे। जैसे डिजिटल डिवाइड, जैसे इंक्लूसिवनेस, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, ये ऐसे टर्म होते हैं जो आपको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में लिखना पड़ेगा। उसके सामाजिक महत्व क्या हुए हैं, आर्थिक रूप से क्या हुआ है, राजनीतिक रूप से क्या हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखिए क्या है, ई गवर्नेंस। इंटरनेट तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, वह नहीं है। ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु सभी तक पहुंच होनी चाहिए। जैसे स्वयं पोर्टल हो गया, जैसे उमंग पोर्टल हो गया, जैसे और भी कई सारे सरकारी कार्यक्रम हैं। जैसे टीकाकरण को लेकर भी सरकारी कार्यक्रम जो, उसके लिए पोर्टल सभी तक पहुँच थी, तभी टीकाकरण सफल हो पाया। तो ये सब के सब आपको इसमें गिराना पड़ेगा। ई क्रांति MyGov.in जैसे प्लेटफॉर्म परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। सभी के लिए सूचना, ऑनलाइन पहुंच के लिए सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने हेतु ओपन डेटा पहल को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी देश में बढ़ावा देना, नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT के उपयोग को बढ़ावा देना, IT कौशल बढ़ाना, लोगों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौशल का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना। IT अलग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र अलग होते हैं। उसमें अलग अलग भाषाओं को भी सिखाया जाता है, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर की बात। इसमें हार्डवेयर की चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रचार प्रसार किया गया। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, अब ये क्या है, तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करना, जैसे स्कूली प्रमाण पत्र तक ऑनलाइन पहुँच, डिजिटल उपस्थिति और सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा, PM वाणी कार्यक्रम सभी का आपको पता होना चाहिए। उदाहरण PM वाणी हो गया। स्कूली प्रमाण पत्रों तक पहुंच किसके माध्यम से होती है, तो डिजी लॉकर जो होती है, उसमें आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह भी कई बार मिल जाएंगे, अगर आपके कॉलेज ने उस डिजी लॉकर से खुद को जोड़ा होगा तो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 10th-12th के मार्कशीट और जो आपके प्रमाण पत्र होते हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और पूरे भारत में कहीं पर भी उपयोग किया जा सकता है उसका, क्योंकि वो वेरीफाइड होता है, साइन लगे होते हैं। पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, आधार आपको मिल जाएगा। डिजिटल लॉकर ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब के सब कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के पश्चात ही शुरू किया गया, जो काफ़ी हद तक, ये सच है, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, काफ़ी हद तक इंडिया को रिफॉर्म करने में मदद कर रही है। अगला देखिए, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के कई की गई विभिन्न डिजिटल पहल क्या कौन सी हैं, तो आधार इसका सबसे बड़ा पहल है। भारत नेट कार्यक्रम, गांव-गांव के पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना।
स्टार्टअप इंडिया, ई नैम क्या है, कृषि के उत्पादों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये पहले होता था, इसको कहा जाता है मंडी, जिसको अपने बिहार में बोलते बाजार समिति, जो यूपी और पंजाब में बोलते हैं मंडी। तो ई मंडी हो गया कौन सा, तो ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। डिजिटल लॉकर अभी मैंने बताया, भीम यूपीआई तो पता ही आपको, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये, कौन सा, तो यूपीआई। ये कुछ ऐसे पहल हैं जिसने वाकई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ई साइन फ्रेमवर्क डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आपने पैन बनवाया होगा तो उसमें आपको अब जाना नहीं पड़ता है, कोई वेरीफाई नहीं करता, आप घर बैठे बैठे पैन बनवा सकते हैं। कैसे, ई हस्ताक्षर के माध्यम से। माई गॉव पर आप चर्चाओं में भागीदारी कर सकते हैं, सरकार कोई भी आइडिया लेती है, आपसे डिस्कस करती है। ई हॉस्पिटल ऑनलाइन पंजीकरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच सहित डिजिटल अस्पताल सेवाएं भी इसके माध्यम से उपलब्ध होती है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, उमंग ऐप, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया अभियान 2023 प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य भारत के बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार, तकनीकी प्रगति, नई डिजिटल चुनौती के अनुकूल। पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000, जब हम कॉलेज में थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था आईटी एक्ट 2000। ये भारत में जब आईटी रिवॉल्यूशन आया तो उसके पश्चात से भारत में सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण आया, फिर भारत में आईटी रिवॉल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर बनते चले गए, सरकार की नीतियों के कारण से और सही समय पर सही नीति के निर्माण के कारण से। तो उसके पश्चात महसूस हुआ कि भाई आईटी को लेकर एक्ट बनाना चाहिए। तो वर्तमान में जो साइबर फ्रॉड वगैरह वगैरह चीज़ें देखते हैं वो मैक्सिमम चीज़ें इसी के कारण इसी के अंदर कवर किया जाता है। अब इसको बदलने के लिए, क्योंकि अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, समय बदल गया है, तो डिजिटल इंडिया अधिनियम DIA एक्ट 2023 लाया गया है। ओके, DIA AI ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए दिशा निर्देश पालन प्रदान करता है, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है, इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन नैतिक मानक, इथिकली चीज़ों को करेक्ट होना चाहिए। नैतिक मानक भी बनाकर हमें रखना है, एक स्टैंडर्ड रखना है, और उसके साथ में हमें इनोवेशन पर ध्यान देना है। तो ये सब क्या हो गए, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हमारे पहल हो गए, कुछ फैक्टर्स हो गए। अब कहाँ कहाँ पर चुनौती है इसको देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चुनौती पहला देखिए क्या है, डिजिटल डिवाइड 2021 में भी बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। इस पर आधारित बीपीएससी मेंस में 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। बीपीएससी मेंस में 68 या 67 है, देखिएगा 68 बीपीएससी में पूछा गया था। क्या है कि भारत के इंटरनेट पहुंच पर लगभग 47% थी 2021 में, जिसमें से आधी से ज़्यादा आबादी बिना पहुंच के रह गई। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े हुए, जहां शहरी आबादी में 67% की तुलना में 32% ग्रामीण की इंटरनेट तक पहुंच हो पाई है। ग्रामीण आबादी जो है उसमें मात्र 32% की इंटरनेट तक पहुँच हो पाई है, इतने सारे कार्यक्रम के पश्चात ही, यानी कि डिजिटल डिवाइड को पूरा करने में सक्सेस नहीं हो पाया ये। फिर भी 2021 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से केवल 1.7 लाख ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को दर्शाता है। यानी कि पूरे भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनमें से मात्र 1.7 लाख ग्राम पंचायतों को ही भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसमें ये नहीं होता है कि गांव के हर घर को जोड़ा जाता है। गांव का पंचायत ऑफिस अगर भारत नेट कार्यक्रम से जुड़ गया है तो हम ये मान लेते हैं कि वो पूरा गांव जो है वो जुड़ गया इंटरनेट से। डिजिटल साक्षरता, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, समाधान लिखा होगा। डिजिटल विभाजन को कम करना, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करना, पीएम वाणी योजना जैसे पहलों को लागू करना, जिनका लक्ष्य 2024 तक 2 मिलियन हॉटस्पॉट स्थापित करना है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक 40% आबादी को कवर करने का रखा गया है। डिजिटल साक्षरता की कमी है, अभी भी भारत में लोग डिजिटल साक्षर नहीं हो पाए हैं। IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कतार कि वर्ष 2021 के रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की केवल 34% आबादी ही डिजिटल रूप से साक्षर मानी जाती है। बाकी उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। भले ही सोशल मीडिया चलाने को डिजिटल साक्षरता नहीं कहते हैं, तो फोटो कमेंट में 5 लिख के जादू का जो वेट कर रहे होते हैं ना, वही दिखाता है कि डिजिटल अभी भारत एजुकेटेड नहीं हुआ है, जो कि हमें करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, 2023 तक 60 मिलियन ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पहुँचने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा का विस्तार करना। ये जो योजना है ये किससे संबंधित है, तो ग्रामीण आबादी को
डिजिटली एजुकेट करना। ओके, यही आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को शामिल करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक डिजिटल रूप से साक्षर जनसंख्या को 34% से बढ़ाकर 50% करना है। पीएमजी दिशा यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, दिशा अभियान, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मैं ही पूछ लूँगा, क्या पता टेस्ट में, है ना। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं। सर्ट इन, ये भारत सरकार का एक निकाय है, आईटी मिनिस्ट्री के तहत में काम करता है, के अनुसार भारत को 2020 में 11 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना करना पड़ा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 एक ऐतिहासिक कानून जिसका उद्देश्य डिजिटल युग के व्यक्तियों की निजता की रक्षा करना है। अगला क्या है देखिए कि साइबर का सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण करना, लक्ष्य मजबूत कानून निजता हेतु सुदृढ़ तंत्र के माध्यम 2026 तक साइबर अपराध को 50% कम करने का लक्ष्य हमने रखा है। ई गवर्नेंस की चुनौती अभी भी बनी हुई है, दूर दराज के क्षेत्रों तक जो भारत सरकार की सेवाएं हैं डिजिटल वो नहीं पहुंच पाई है। तो 2024 तक सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल पहचान प्रणाली क्रियान्वित की जानी चाहिए। 2025 तक उमंग ऐप की सहायता से उपलब्ध सेवाओं की मौजूद संख्या 1251 से बढ़ाकर 2500 की जानी चाहिए। उमंग ऐप पर बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं ऑनलाइन, तो उसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। तो आपको मैंने चुनौती बताया है, घटक बताया है, परिणाम बताया है। अब आपसे मैं सवाल क्या पूछूंगा, सवाल ये पूछूंगा कि डिजिटल इंडिया पहल का क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर। डिजिटल इंडिया का क्या प्रभाव पड़ा है, आप कैसे लिखेंगे इसको? सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, इस तरह से आप लिखेंगे। सामाजिक प्रभाव में क्या क्या पड़ा है वो लिखेंगे, आर्थिक में क्या क्या पड़ा है वो लिखेंगे। और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की। अपने आस पड़ोस में देखिए कि क्या बदला है 2015 के पश्चात से, इंटरनेट के कारण से, आधार के कारण से, यूपीआई के कारण से क्या बदला है, क्या महसूस करते हैं, उस चीज़ को लिख दीजिए, वही आंसर होता है। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं होता है किताब में बैठकर पढ़े ही, सोच कर भी लिखा जा सकता है इस आंसर को, इसमें कुछ है ही नहीं लिखने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि DPIIT एक संस्था है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे आज, क्योंकि इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसके बारे में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। DPIIT जिसका पहले नाम अलग था, इसने बोला है कि इंडस्ट्री को बैक किया है, इंडस्ट्री की एक डिमांड आ रही है। बजट पारित होने वाला, इस महीने के अंत तक बजट आ जाएगा, बजट सेशन। तो बजट पारित होने से पहले DPIIT ने बोला है कि एंजल टैक्स को हटा देना चाहिए। एंजल टैक्स, अब ये क्या है भाई, ये क्या बला है भाई, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे इस टर्मिनोलॉजी को। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। एंजल टैक्स क्या होता है, क्यों इसको हटाने की बात हो रही है? तो क्योंकि इसके कारण से भारत के स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान से सुनिएगा। 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंजल टैक्स को 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए क्योंकि भाई विदेश से जो फंडिंग आती हमारे स्टार्टअप्स को, उनको जो फंडिंग आती है हम वो मानते हैं क्या कि ये स्टार्टअप की आय है, जो उनको फंडिंग आई, जो उनमें निवेश आया, उसको हम मानते हैं कि ये स्टार्टअप की आय है, इनकम है उनकी। और उस स्टार्टअप मानते हैं उनकी नई कंपनी कोई, और उस स्टार्टअप को हम इस आय पर भी क्या ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। इसी को कहा जाता है एंजल टैक्स, इसी को कहा जाता है एंजल टैक्स, इसी को कहा जाता है एंजल टैक्स। जो स्टार्टअप्स ने, मैं इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन बात अगर सुन लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो विदेश से जो निवेश मिलता है उसको हम मानते हैं कि ये स्टार्टअप की आय है, इनकम है, और उस पर हम एक छोटा सा टैक्स लगा जिसको एंजल टैक्स कहा जाता है। 2012 में इसको शुरू किया गया था, 2012 में इसको शुरू किया गया था। वर्तमान में स्टार्टअप्स और जो अलग अलग इंडस्ट्री हैं वो बोल रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से स्टार्टअप्स की फंडिंग जो है वो कम हो गई है। चीन और अमेरिका में जितनी फंडिंग हो रही है उसके तुलना में भारत में फंडिंग कम हो गई है। जहां 2020 और 21 में काफ़ी बड़ी मात्रा में फंडिंग मिल रही थी, 2023-24 में ये फंडिंग अचानक से गिर गई है। इसलिए इस फंडिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से इंडस्ट्री ने ये रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके इस एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया जाए, जिसके कारण से स्टार्टअप के ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। इतना समझ में आ गया है।
अब ज़रा समझते हैं कि भाई कौन कौन सी एंजल टैक्स क्या होता है, ये संस्था का क्या है भाई रोल, DPIIT क्या है, बजट बनाने में इसका क्या रोल है, और भी कहीं पर कोई रोल है क्या इसका। वित्त मंत्रालय के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए क्या है, एंजल टैक्स एक आयकर है, डायरेक्ट टैक्स है ये, जिससे लगता है उसी को देना पड़ता है। तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। ध्यान से सुनिएगा, अभी सब कुछ आ जाएगा आपको समझ में। उचित बाजार मूल्य, फेयर मार्केट वैल्यू, परिसंपत्ति का वह मूल्य होता है, उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो क्रेता और विक्रेता को इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते। उसी का है तो उचित मूल्य, जो जिसका जो मूल्य है वो देना है। ठीक है, प्रारंभ में एंजल टैक्स केवल निवासी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू होता था। जो देश में निवास कर रहे हैं, नागरिक नहीं, निवास कर रहे देश में, अगर उनके द्वारा कोई निवेश किया तो उस पर लगाया जाता था। वित्त अधिनियम 2023 ने विदेशी निवेशकों को इसमें शामिल करने के लिए इस प्रावधान का विस्तार कर दिया। इसका अर्थ यह है कि जब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाती है तो इसे भी आय के रूप में गिना जाएगा और कराधान के अधीन कर दिया जाएगा। अगर कोई स्टार्टअप है, उसने देश के निवासियों से या विदेश से कहीं से भी कोई निवेश प्राप्त किया है तो उस पर एक टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स उसको कहा जाता है, एंजल टैक्स। हालांकि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है। मई 2023 से वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 21 देशों के निवेशकों को भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश के लिए एंजल टैक्स लेवी से छूट दी थी। भारत सरकार ने कुछ जो रजिस्टर्ड DPIIT के तहत है उनको भी छूट दी है एंजल टैक्स से, और कुछ देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से अगर भारत में निवेश आ रहे हैं तो उनको भी छूट दी थी। लेकिन अगर चीन से आती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। स्टार्टअप से संबंधित अन्य प्रमुख सरकारी पहलें, नवाचार को विकास के लिए NI निधि पहल चलाया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, हार्नेसिंग इनोवेशन, हार्नेसिंग बोल दिया था मैंने, हार्नेसिंग होगा। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्थन राज्यों की रैंकिंग, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये सब कुछ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब CBDT क्या है भाई? यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जो डायरेक्ट टैक्स वसूल करता है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक अभिन्न अंग है। यह भारत प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित नीतियों योजनाओं के निर्माण में योगदान देता है। आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के कार्यान्वयन की देखरेख भी करता है। डायरेक्ट टैक्सेज जो लगाए जाते हैं उनके लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज काम करता है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब आप पर लगाया गया है, आप ही को देना है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, कंपनी कर, निगम कर जिसको बोलते हैं, एंजल टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। इन डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आ गए? जैसे आप दूध खरीदते हैं उस पर देते हैं, या आप टिकट खरीदते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। प्रत्यक्ष कर में ये सब के सब आ जाएंगे। अब DPIIT का 2019 में नाम बदला गया, उससे पहले DIPP इसका नाम था। हाल ही में मतलब 2019 में DIPP का नाम बदलकर औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, पहले इसका नाम था, उसका नाम बदलकर उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आंतरिक व्यापार, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी भूमिका का विस्तार कर दिया। नाम बदला और भूमिका में विस्तार कर। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि केंद्र सरकार ने उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग का नाम बदलते हुए इसे परिवर्तन किया। केंद्र सरकार दी गई अधिसूचना में पुनर्निर्माण निकाय के प्रभार की 4 नई श्रेणियों को शामिल किया गया, जिसमें शामिल है आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना, खुदरा व्यापार सहित देश के अंदर जो व्यापार होते हैं उसको बढ़ावा देने का मुख्य काम DPIIT को दिया गया है। व्यापारी और उनके कर्मचारियों का कल्याण करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा संबंधित मामले, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखते हैं, व्यापार करने की सुगमता, उसको सही करना DPIIT का काम होता है। स्टार्टअप से संबंधित मामले भी DPIIT ही देखता है, इसीलिए एंजल टैक्स पर इसकी बात को सुना जाना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस निर्देश के तहत शामिल निकाय DIPP के सामान्य औद्योगिक नीति, उद्योगों के प्रशासन अधिनियम 1951, औद्योगिक प्रबंधन, उद्योग की उत्पादकता और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के अतिरिक्त भी है। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि DPIIT नाम बदलने के साथ साथ उसकी भूमिकाओं का भी विस्तार किया गया है कि इंटरनल व्यापार में आप ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, और ताकि क्या हो, देश में स्टार्टअप
और देश के अंतर्गत जो व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार होता है, उसको सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाया जा सके। और ऑल इंडिया ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया था नाम बदलने का सुझाव वगैरह। तो ठीक है, अब ये सब सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका काम क्या क्या है। तो ये 4 मुख्य रूप से काम ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम 2019 में बदला गया है, 2019 से बदला गया है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक निकाय। इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1995 में। औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ 2000 में इसका पुनर्गठन भी किया गया था। स्थापना हो तो 1995 में, फिर से रीस्ट्रक्चर इसको किया गया 2000 ईस्वी में। इससे पहले अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम, हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के लिए अलग अलग मंत्रालयों की स्थापना भी की गई थी। तो 1995 में इसको स्थापित किया गया, 2000 में इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया, 2019 में इसका नाम बदल दिया गया और काम भी इसका बढ़ा दिया गया। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल जो है ये भारत के सभी जो बड़ी जल प्रणालियाँ हैं, चाहे आप उत्तर के चले जाएंगे तो सिंधु नदी जल तंत्र है, चाहे गंगा के मैदान का तंत्र हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के ब्रह्मपुत्र का तंत्र हो, सभी जगहों पर घड़ियाल पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ये जो घड़ियाल थी, ये फीमेल घड़ियाल 3 सालों से अकेली थी और इसके पास में कोई नर घड़ियाल नहीं था, जिसके कारण से निषेचन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर उनके नए जो जनरेशन है उनका सृजन नहीं हो पा रहा था। अब कई सारे एनजीओ के प्रयास से आने वाले कुछ समय में ये जो वेट है ये ख़त्म हो जाएगा और एक मेल घड़ियाल को वहाँ पर लाया जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक तो था, लेकिन इससे मुख्य रूप से आपसे घड़ियाल के बारे में पूछा जाएगा। घड़ियाल के बारे में यूपीएससी ने 2017 ईस्वी में सवाल पूछा था। आपको ही पता होना चाहिए घड़ियाल के बारे में, क्योंकि घड़ियाल बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है हमारे लिए। केवल भारत में ही पाया जाता है ये पूरे दुनिया भर में, इसलिए इसको बहुत ही महत्व का जीव माना जाता है। इसके बारे में देखते हैं, इसका स्थिति देखते हैं, IUCN में स्थिति क्या है, कहाँ पर इसको संरक्षित किया जा रहा है देश में। एक तो लखनऊ में है, कुकरेल करके है इलाका, कुकरेल में गया हूँ वहाँ, तो वहाँ पर है घड़ियाल का संरक्षण के लिए। और एक आपका दक्षिण में भी बनाया गया है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या है ये भाई, और उसके पश्चात से आगे बढ़ेंगे। वैसे कहाँ पर है ये? तो ब्रह्मपुत्र नदी में काजीरंगा के पास में है ये, काजीरंगा के पास में ही है ये। देख रहे हैं ये अकेले घूमती रहती है कहाँ पर? तो बालू पर। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है घड़ियाल, है ना। देखिए घड़ियाल जो होते हैं, जिसे कभी कभी गेवियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थुथुन के कारण अलग आकृति का होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन और इत्यादि शामिल होते हैं। भारत मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं, अर्थात घड़ियाल, गैवेयाइलिस, गैंगेटिक्स इसका साइंटिफिक नाम होता है। देखिए हम लोग घड़ियाल बोलते हैं, अमेरिकन लोग कुछ और बोलेंगे, ब्रिटेन के लोग कुछ और बोलेंगे, इसलिए इसका साइंटिफिक नाम रख दिया जाता है हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे का, जो पूरे दुनिया में एक ही होगा। साइंस कम्युनिटी में जो रिसर्च करेंगे वो एक ही नाम लेंगे, वो यही लेंगे। IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, बहुत कम संख्या बच गई थी इनकी। मगर IUCN में सुभेद आता है वल्नरेबल। खारे पानी का मगरमच्छ IUCN में कम चिंतनीय है, लीस्ट कंसर्न में आता है। तीनों को साइट्स के परिशिष्ट वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि अगर आप इनको टच करेंगे तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। अपवाद: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के खारे पानी का मगरमच्छ आबादी को साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। घड़ियाल का निवास स्थान, प्राकृतिक आवास, भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी, सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ताज़ा पानी घड़ियाल का। प्राथमिक आवास, जो सबसे पहले प्राथमिक आवास का मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर हो सकती है, चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है, उसमें इसका प्राथमिक आवास है। माध्यमिक आवास घाघरा गंडक नदी, गिराव नदी उत्तर प्रदेश, रामगंगा नदी उत्तराखंड, सोन नदी बिहार, इनमें इनके निवास भी हो सकते। घड़ियाल की मैं बात कर रहा हूँ मैं, तो घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक होता है, यानी कि एक इंडिकेटर स्पीसीज है ये। इंडिकेटर स्पीसीज का तात्पर्य क्या होता है? जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सुभेद्य होते हैं। पर्यावरण कुछ भी बदलाव सबसे पहले इन्हें प्रभावित करेगा। अगर कहीं पर घड़ियाल का निवास है तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ का पानी जो होगा तो वो स्वच्छ पानी होगा, बिल्कुल स्वच्छ पानी होगा, तभी ये वहाँ पर निवास करेंगे, इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी माना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र और प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर इनके लिए बनाया गया संरक्षण के लिए। कौन कौन सा हो गया?
कुकरेल हो गया उत्तर प्रदेश में, यहाँ मैं गया हूँ। और दूसरा हो गया कौन सा, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। जोखिम, नदी प्रदूषण में वृद्धि, अभी मैंने बताया आपको, अगर पानी स्वच्छ होगा तभी घड़ियाल रहेंगे। नदी प्रदूषण में वृद्धि के कारण से इनके संकटग्रस्त हो गए हैं ये। बांधों के निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और बाढ़ और शिकार, सबसे ज़्यादा इनको इसी से परेशानी होती है। अवैध बालू खनन व अवैध शिकार जो है, इससे सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत पहुंचती है। तो घड़ियाल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपीएससी पीटी में सवाल पूछ चुकी है, इससे आपसे भी पूछा जा सकता है, ओके। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पिछली बार आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था गंगे डॉल्फिन के बारे में। उस डॉल्फिन के बारे में मैंने पढ़ाया था और वो आपसे पूछा गया था। डॉल्फिन के बारे में 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, तो आपसे अब ये पूछ सकता है, ओके, क्योंकि चर्चा में है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या अगला है कि यूरोपियन यूनियन ने चाइना से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ईवीज जो होते हैं, इन पर 37.6% तक का टैक्सेशन लगा दिया है, यानी कि क्या लगाया है, टैरिफ लगाया है। और इस टैरिफ के कारण क्या होगा, चाइना के जो उत्पाद हैं वो यूरोपियन यूनियन में सस्ते दाम पर नहीं बिकेंगे। ये क्या है, इसको संरक्षणवादी नीति कहा जाता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के मूल्यों के खिलाफ जाकर आप अपने यहाँ के ट्रेड को, अपने यहाँ के व्यापार को, अपने यहाँ के इंडस्ट्री को संरक्षित करते हैं, ताकि दूसरे देश के सस्ते जो उत्पाद हैं वो कहीं आकर भर न जाए किसी रीजन में। क्यों लगाया इन्होंने, तो इन्होंने बताया उसका रीज़न कि गवर्नमेंट स्टेट सब्सिडाइज्ड है ये, यानी कि चीन अपने यहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को खूब भारी स्तर पर सब्सिडी देता है, और उस सब्सिडी के कारण उनके उत्पाद सस्ते बनते हैं, और उस सस्ते उत्पादों को दूसरे देश में ले जाकर सस्ते दाम पर पाट दिया जाता है, भर दिया जाता है, जिससे वहाँ की लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। इस कारण से चीन के उत्पादों पर यूरोपियन यूनियन ने करीब में 37.6% तक का, अप टू का मतलब है इसमें कम भी हो सकता है किसी में, लेकिन 37% हाईएस्ट तक का टैरिफ लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये संरक्षणवाद का एक उदाहरण है, लेकिन कहीं न कहीं अपने इंटरेस्ट को संरक्षित करने का एक शानदार तरीका भी है। भारत के भी व्यापार घाटे चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा हैं। भारत को भी कुछ इस तरह का उपाय करना चाहिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर। चीन ने इसका जवाब बोला है कि हम अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए जो भी सही तरीका होगा उसको हम लोग उठाएंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक छोटा सा था ये न्यूज़, बस याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर टेस्ट भी होगा, आपका टेस्ट का वीडियो भी होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।